नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। हर कोई चाहता है खूबसूरत दिखना। आज के इस युग में युवा में खासकर देखा जाता है कि कम उम्र में लोग गंजेपन का शिकार होने लगते हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपकी काया का कल्प होता है, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल उपकरण से। मैं अभी आ चुका हूं कायाकल्प, जो कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर फॉर प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। अभी मैं चलता हूं डॉक्टर साहब के केबिन और डॉक्टर साहब से आज मुलाकात होगी और आज बताने वाले हैं डॉक्टर साहब कि बालों का जो झड़नापन, लोग कम उम्र में ही गंजा हो जाते हैं, बाल गिरने लगता है, उसके पीछे क्या वजह है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के बहुत ही फेमस नामी गिरामी डॉक्टर अनुराग शरण, जो कि कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हैं और डायरेक्टर हैं कायाकल्प के। सर, अभी अमूमन ख़ास तौर पर देखा जाता है युवाओं में सबसे बड़ी समस्या बालों को लेकर जो आ रही है, गंजापन को लेकर के, ये बहुत ही कम समय में लोग गंजापन हो जा रहे हैं। इसका क्या सबसे बड़ा क्या कारण हो सकता है? नमस्कार, आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है और आपने जैसा कहा कि आजकल युवाओं में भी बहुत हेयर लॉस या उसकी वजह से होने वाले गंजेपन के केसेस बढ़े हैं, देखे जा रहे हैं। इसकी कुछ मूल वजह हैं, मूल कारण हैं। देखिए, मुख्यतः हेयर लॉस खासकर देखिए पुरुषों में और स्त्रियों में बाल जाने के कारण अलग होते हैं। पुरुषों में आनुवांशिक कारण मुख्य होता है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक या हेरिडिटरी। उसको हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया बोलते हैं, यानी कि पुरुष में मेल पैटर्न हेयर लॉस। आप देखते होंगे पुरुषों में अक्सर ये सामने का एरिया, ऊपर का, ये पीछे का है और ये वाली पट्टी बची रहती है। फ्रंटो टेम्पोरल हेयर लॉस कॉमनली होता है। हेयर लॉस के, जिसे हम एलोपेसिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ये कई ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 से 7। उसका मुख्य कारण जो है अभी भी पुरुषों में वो हेरिडिटरी है, यानी आपके पिता को हो या आपके भाई को होता है, या कभी कभी कई जनरेशन छोड़ के भी होता है। तो वो टेंडेंसी आप में है जेनेटिक, दैट इज़ यू आर डेस्टिन्ड टू लूज हेयर। वो होना है, वो अवश्यंभावी है, जब होगा तो होगा। एक कारण है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। पोषण की कमी, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बालों का सही से केयर नहीं लेना, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी, स्कैल्प इन्फेक्शंस जैसे आपको हो, डैंड्रफ हो, टीनिया हो, स्ट्रेस, मानसिक तनाव एक बहुत एस्टैब्लिश्ड कॉज है हेयर लॉस का। होता है क्या है, लोग कभी बार आते हैं हम लोग के पास, अचानक से मेरे बाल कम हो गए, मैंने देखा था ये
तो क्या स्ट्रेसर यानी जो आप में स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर थे वो हो सकता है आपके जीवन में आज हो और बाल आपके 3 महीने बाद अचानक गिरने लगे। तो पहले हमारी राय जो होती है स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस में कि चिंता चिता समान है, आप चिंता छोड़ दें। जितना आप चिंता करेंगे मेरे बाल जा रहे हैं, हो सकता है आपके बाल ज़्यादा जाएं, ये संभव है। ठीक है, ये एक हुआ। इसके अलावा पोषण की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रोटीन आप अच्छी मात्रा में लें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, छोटी छोटी मॉलिक्यूल, ये सब चीज़ें हैं जो आपको। और लोकल केयर, सर को साफ रखें, रेगुलर शैम्पूइंग करें, बहुत पसीना जमना, एक पर्टिकुलर वे में बाल का स्टाइलिंग करना। जैसे हम लोगों ने देखा सिख पॉपुलेशन में जो पगड़ी ज़ोर से बांधते हैं, आजकल लोग भी अलग अलग स्टाइलिंग में रखते हैं बाल, तो उस पर बाल के रूट्स पर तनाव पड़ने से ट्रैक्शन एलोपेसिया हो सकता है, तनाव पड़ने की वजह से। ये सब मुख्य कारण है हेयर लॉस के। इसके अलावा कुछ दवाइयों की वजह से भी होते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो अपने आप में हेयर लॉस प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है। किसी को खासकर कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग चल रही है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। एंटी कैंसर ड्रग्स, ये कारण है। लेकिन आमतौर पर जो मैंने कहा वो मुख्य कारण वो है मेल्स में जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कमिंग टू लेडीज़, कोई पौधा बढ़ रहा है, कुछ बाल हैं जो न बढ़ते हैं और न झड़ते हैं, वो रूट में अपने शांति से सुसुप्तावस्था में बैठे हुए हैं क्वेसेंट स्टेज में, उसे हम कैटाजन स्टेज बोलते हैं। और कुछ हेयर हैं जो कि झड़ रहे हैं, वो अपने लाइफ साइकिल के एंड पे आ गए हैं, जिसे हम टेलोजन बोलते हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ है खासकर लेडीज़ में, कई बार सीजन्स में लोग के होता है, इस बरसात के सीज़न में कभी लोग देखेंगे किसी को जाड़े में, कि बाल झड़ने वाला जो स्टेज है शेडिंग फेज टेलोजन, वो लंबा चलता है। इसको हम लोग टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। इसमें चिंता बहुत होती है लोगों को कि मैं रोज़ उठती हूँ, मैं रोज़ उठता हूँ तो कंघी में इतने बाल आ जाते हैं, तो शैम्पू में आ जाते हैं, तकिए में आते हैं। आमतौर पर 100 से 200 बाल प्रतिदिन गिरना सामान्य प्रक्रिया है। उसमें मैं कहता हूँ चिंता नहीं करें। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट बाल झड़ने का ट्रीटमेंट होता है नो ट्रीटमेंट, सिंपली ऑब्जर्वेशन। अगर आपके बाल वापस नहीं आ रहे हैं लंबी अवधि के लिए, यानी दे आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बाय नेचुरल हेयर्स, देन ओनली देयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न। उसमें आमतौर पे हम लोग सिर्फ पोषण ठीक करने के लिए 1-2 दवाइयाँ हम लोग देते हैं जो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करें। सर पूछना ये है, जो दवाइयाँ देते हैं अगर उससे भी बाल, अगर युवाएं हैं उनका ग्रोथ नहीं होता तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं युवा, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? छोटे में आपको हेयर थेरेपी एक नटशेल में एक उसका सारांश समझाता हूँ। पहले तो मैंने बताया ऑब्जर्वेशन एक है, दूसरा है दवाइयों से और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है या हेयर के लिए हम लोग स्पेसिफिक देते हैं, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स। एक संतुलित आहार का कोई भी विकल्प नहीं है ये। ठीक है, तो दवाइयाँ जो हैं, जो मुख्यतः 2-3 तरह की दवाइयाँ आती हैं जो आपके हेयर के फॉलिकल, जो हमारा रूट होता है ना, जो बाल का जड़ होता है वो त्वचा के अंदर होता है। तो हम लोग ऊपर से जो कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं, ये लोग बहुत चीज़ें और अपने अपने रसायन और अपने औषधियाँ विधियाँ लगाते रहते हैं, कुछ खास काम नहीं करता है। तो हमारी त्वचा जो है वो एक इम्परमेएबल बैरियर है, वो बाहर से बहुत कुछ अंदर शरीर में प्रवेश करने ही नहीं देती है। तो स्पेशली फॉर्मुलेटेड जो मेडिसिन हैं जो आपकी त्वचा को पार करके जा सकें रूट तक, वही काम करता है। उसमें मेन मेडिसिन है मिनॉक्सिडिल, एमानेक्सिल, कैपेक्सिल, फिनास्ट्राइड या डूटास्टेराइड ग्रुप हुआ, इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, प्रोकैपिल। ये क्या करते हैं, आपके हेयर रूट को सर्कुलेशन इंक्रीज़ करते हैं और उसका न्यूट्रिशन इम्प्रूव करते हैं कि वो हम उसे जगा सकें, जिसे स्टिमुलेट कर सकें हेयर ग्रोथ। ये सिर्फ मेडिकल थेरेपी है। इसके अलावा एक एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है हेयर ट्रांसप्लांट, जहां हम आपके ही दूसरे बाल से उस खाली एरिया को ढकते हैं, उसमें प्रत्यारोपण करते हैं। और बीच में अब जो एक्साइटिंग फील्ड आया है, एक तो हमारा सेंटर है जो फर्स्ट है जो कर रहा है पीआरपी, तो मैं सालों से कर रहा हूँ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें आप ही के ब्लड से हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके स्पेशल एक ब्लड का फ्रैक्शन आइसोलेट करते हैं। और जब मैंने 2007 में ये काम स्टार्ट किया था तो कोई जानता भी नहीं था इसके बारे में। उससे हम आपके सर की त्वचा में देते हैं छोटे इंजेक्शंस या डर्मा रोलर या डर्मा पेन की विधि से, कि अंदर जाकर वो ग्रोथ फैक्टर्स आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करें। तो ये बीच की चीज़ हुई। इसके अलावा अब हमारे यहाँ एक्साइटिंग थेरेपी आ रही है, वो है स्टेम सेल थेरेपी, जहाँ आपका ब्लड हम लेके प्रोसेस करते हैं, वो लैब में जाता है, एक्रेडिटेड लैब में, और वहाँ से बन कर आता है प्रोडक्ट, वो भी हम देते हैं। और लास्ट स्टेज जो होता है हेयर का,
रिप्लेसमेंट, दैट इज़ अगर किसी में कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, या इनफैक्ट ये मैंने 3 पद्धतियाँ जो बताई, मेडिकल थेरेपी अलोन, स्टेम सेल या PRP एंड हेयर ट्रांसप्लांट, ये तीनों एडजंक्टिव हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। इवन पेशेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें भी हम लोग मेडिसिन देते हैं, PRP के सेशंस देते हैं ज़रूरत के हिसाब से ये। और हेयर ट्रांसप्लांट तो अल्टीमेट स्टेप है, उसमें तो हम आपके जो जेनेटिकली रेजिस्टेंट हेयर हैं फॉर लॉस, जो कि ये हम लोग का होता है पीछे का ऑक्सीपिटल एरिया, जो कि आप देखेंगे एडवांस एलोपेशिया में भी एरिया बचा रहता है। मैं मुख्यतः पुरुषों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एम्ब्रोलॉजिकल रीजन अलग है, तो वो हार्मोन रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वहाँ से हम लोग बाल लेके खाली एरिया में हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। ये हमारे 2 विधि हैं, FUE और स्ट्रिप मेथड। हम लोग कॉमनली आजकल FUE करते हैं, मैं तो अपने यहाँ रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ, जो कि स्टेट में फर्स्ट है। तो ये मुख्य तरीके हैं। इसके अलावा कुछ टेम्प्रेरी तरीके हैं, जिसको हम लोग हेयर रेस्टोरेशन नहीं बोलते हैं, कैमोफ्लाज बोलते हैं, जो आपने सुना होगा, वो हम लोग डॉक्टर्स नहीं करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हेयर वीविंग या हेयर कॉम्पोजिट्स, विग या और सब्स्टिट्यूट हेयर लगाना, ये सब मुख्य तरीके हैं। और उसमें पर्पस क्या होता है कि हमारा जो गंजापन है वो ढक जाए। हेयर ट्रांसप्लांट में भी ये हमारा एम कभी भी नहीं रहता है कि आपके 100 बाल गए हैं तो हम उसे 100 बाल से रिप्लेस करें। जो गंजे एरिया है, जो खाली एरिया है, वो ढक जाए और उसमें हेयर का एक सेम्बलेंस हो। अब अलग अलग ढंग से हम लोग, क्योंकि एक अपर लिमिट है कि कितना हेयर ट्रांसप्लांट किया का अमूमन कितना खर्च आता है, और ये युवाएं हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ इसके बारे में बताएंगे सर? आम तौर पर हेयर जाना ये डिटर्मिंड है, जब से पैदा हुए और जो आपकी मृत्यु होगी, आपके शरीर के बाल कम होते आते हैं धीरे धीरे। तो ये बहुत लोगों में एक शौक देखा जाता है। अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक बात है, अफोर्डेबिलिटी एक मानसिक चीज़ है। कई बार ऐसा क्या नहीं होता है कि हम निकलते हैं मार्केट में कुछ लेने के लिए और अंत में हम दूसरी चीज़ लेकर जाते हैं। हमारा बजट क्या था, तो हमारे नीड्स और डिज़ायर्स क्या हैं, हमारी आवश्यकता क्या है और हमारी आकांक्षा क्या है, इसके बीच में बहुत पतली सी एक इमेजिनरी, मैंने काल्पनिक रेखा है। ये कहने के बावजूद हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सस्ता हो चुका है, एक एस्टैब्लिश्ड है। हम अपने सेंटर पे हम बेस्ट मेथड से करते हैं और हम किसी और से कम्पीट नहीं करते हैं प्राइसेस के लिए और ये। लेकिन आम तौर पर आजकल तो स्टार्टिंग प्राइसेस हेयर रिप्लेसमेंट का पर बाल लोग करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, जहाँ की सर्टिफाइड या अनट्रेंड नॉन सर्टिफाइड लोग भी हेयर टेक्नीशियन बन गए हैं, टेक्नीशियन बेस। मुझे कई बार लोगों के कॉल आते हैं कि हम लोग करेंगे, हमें डॉक्टर की इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं, ऐसा लोग समझते हैं, जबकि ये हमेशा डॉक्टर के द्वारा ही होना चाहिए और लोग लाइसेंस नहीं है। तो 15 रुपये से लेके 30 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये तक जाता है। ये कॉस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो सेंटर कैसा है, उसका इक्विपमेंट कैसा है, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसी है, आपका ओवरऑल क्या है। तो अलग अलग तरह से, जैसे हम लोग यहाँ अपने यहाँ हेयर स्टूडियो करते हैं, आपके पहले फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, फिर हम उसे कंप्यूटर पे अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, आपका हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं जोन टू जोन। बिल्कुल ही अफोर्डेबल है हेयर ट्रांसप्लांट आज के डे एंड एज में। जहाँ तक दवाओं का ट्रीटमेंट है, वो 2-3 हज़ार की दवाई आती हैं और 2-3 महीने चलती है, लेकिन ये कोई पैकेज नहीं है। किसी में दवाएँ, और दवा का जहाँ तक बात है ना, वो 30-35% लोगों में काम करती है। मैं उसे 1/3 रूल बोलता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से बताया। 30-33% लोगों में वो दवा काम करती है। 30 से 33% लोगों में वो दवा तब तक काम करती है जब तक आप उसका प्रयोग लगातार कर रहे हैं, और अगेन 1/3 यानी 30 से 33% लोगों में वो दवा बिल्कुल भी काम नहीं करती है। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न ये है कि बाल प्रत्यारोपण जो होता है उसका उम्र सीमा क्या है, जो आयु है वो क्या है, किस तरह के परहेज रख सकते हैं, ये सवाल जो है आपके साथ है। बात सही है। देखिए, इसका एज ग्रुप जहाँ तक है, किस आयु वर्ग में करना चाहिए, तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे पास छोटे बच्चे आजकल आ रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे नॉट इन द सेंस टीनेजर्स, जिन्हें अर्ली ऑनसेट एलोपेशिया हो रहा है, बहुत चिंतित रहते हैं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर दूँ। मैं उनमें क्यों मना करता हूँ शुरू में कि उन लोग का बॉल्डनेस पैटर्न या गंजापन जब तक एस्टैब्लिश नहीं हो जाए तब तक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं उनको दूसरा मेथड, क्योंकि सपोजिंग आपके हेयर जा रहे हैं पीछे, है ना, अब मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया,
और आपके अभी नेचुरली डिटर्मिन्ड है कि आपका बॉल्डनेस सेट नहीं हुआ है और फिर जाएंगे तो ये बड़ा भद्दा लगेगा। तो मैं बोलता हूँ फाइनल आउटकम आने दीजिए, जब आपका स्टेबल हो जाए एलोपेसिया तब आप करवाएं, क्योंकि वो समझिए कि रिजर्व बैंक है। तो हम लोग या पुनः बार बार करना पड़े, तो हम लोग उस बिज़नेस में नहीं है। यहाँ तक एज सीमा की बात है तो मैंने 70-75 साल के लोगों में भी किया है बहुत सेफली। पेशेंट का प्रोफाइल सही होना चाहिए और उनके रीज़न सही होना चाहिए, ठीक। परहेज जहाँ तक जो लेने होते हैं, हाँ ये सही बात है। तो जिस दिन आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है उस दिन लगभग आप अमूमन सुबह से शाम पूरा हमारे सेंटर में बिताते हैं। आप लंच करते हैं, बीच में कॉफ़ी ब्रेक होता है, बिल्कुल होशो हवास में होती है सर्जरी। आपके चॉइस का म्यूज़िक एक हम लोग आपको आनंददायक अनुभव देने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लंबी सर्जरी है, थका हुआ बोरिंग हो जाता है पेशेंट के लिए कभी कभी। तो ये एक है। परहेज जो लेना होता है वो हम लोग बोलते हैं थोड़ा रेस्ट में रहें। शुरू में व्यायाम करना, भारी शारीरिक प्रक्रिया करना वो मना रहता है। बहुत पसीना सर में ना हो, थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट में रहें। हेलमेट पहनना या बहुत ज़्यादा धूल वगैरह में जाना, तनाव लेना, मानसिक तनाव लेना। क्या आपका जब तनाव लेते हैं या व्यायाम करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, और समय हमारे जो ग्राफ्स लगे हुए हैं बहुत महीन होते हैं, वो पॉप कर सकते हैं। छोटी सारी ये सारी चीज़ें मोटी मोटी आपको हफ्ता 10 दिन करनी होती हैं। बेड रेस्ट में नहीं रहना होता। आप इनफैक्ट अगले दिन से आप ऑफिस भी जा सकते हैं कैप पहन के। ये सब छोटी छोटी चीज़ें। हमारा लास्ट सवाल आपसे है कि जो युवा हैं जी और उनकी आयु 30 के अंदर है, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए 20 से 30 की आयु में जो बाल झड़ने की समस्या से ग्रसित है? एक तो मैंने बताया कि अगर आपका जेनेटिक पैटर्न है तो आप उसके लिए अभी तक बहुत कुछ खास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत कंसर्न की चीज़ लगती है तो आप डॉक्टर से बेहिचक मिलें, वो आपके लिए एक बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। बहुत लोग क्या होता है अपना ट्रीटमेंट पहले से डिसाइड करके आते हैं कि मुझे यही कराना है। एक ओपन माइंड से जाएं, डिस्कस करें। आप अपना व्यायाम, पोषण आहार जो आपके हाथ में है वो तो आप करें, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डॉक्टर हेल्प करेगा। एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली का निर्वहन करें, ये आपके शरीर के हर अंग प्रत्यंग को अच्छा रखेगा। बाल अगर आपके आनुवांशिक रूप से जाने हैं तो जाएंगे, उसके लिए बहुत चिंता नहीं करें, उसके लिए हम लोग हैं। अभी हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अनुराग शरण, जो कि कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है, बालों से रिलेटेड झड़ने का प्रॉब्लम हो रहा है, वो आके यहाँ मिल सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि जो लोग जो बालों का टूटना, बालों का झड़ना कम मतलब ईयरली एजेस में उन्हें प्रॉब्लम आ जाता है, तो डॉक्टर साहब ने बताया है जो भी इंस्ट्रक्शन बताया है वो आप फॉलो करें। अगर उसके बाद भी अगर आपकी ये बालें फिर से रिस्टोर नहीं होती है तो आप फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, जो कि किफ़ायती दामों में है। ये जो है कायाकल्प, ये राजा बाज़ार से पूरा मोड़ से मात्र 100 मीटर अंदर पे है। आप यहाँ आ सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, सुझाव डॉक्टर साहब ज़रूर देंगे। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।